गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब मिजाज में और मस्त होंगे। तो चलिए आपके मिजाज को देखते हुए मैं भी कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ मिजाजी प्रश्न लेकर के आपके सामने हूँ। और ये प्रश्न बहुत ही धमाकेदार है, जिसकी एग्ज़ाम में आने की काफ़ी अधिक चांसेस हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है वो प्रश्न। यानी आज हम आपके सामने इकोनॉमिक्स की जो है 8वीं कड़ी लेकर के सामने हूँ। इससे पहले हम लोग 7 वीडियो देख चुके हैं, बना चुके हैं सर। जो आज हमारे चैनल पर नए हैं वो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाद बाकी वो आज से पहले का 7 वीडियो जा कर के देख लें सर, क्योंकि वो सातों जो है समंदर है। काफ़ी अधिक प्रश्न सर को डिटेल रूप से डील किया गया है। तो चलिए देखते हैं सर, पहला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों को। कहता मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है। सर नॉर्मल सी बात है कि कीमत लोच से क्या अभिप्राय है। तो देखते हैं हम लोग क्या कि सर कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। सर बात तो सही लग रहा है। दूसरा, मांग में परिवर्तन सिर्फ ये नहीं हो सकता है। वास्तविक आय में परिवर्तन सिर्फ ये भी नहीं हो सकता सर। कीमत में परिवर्तन ये भी नहीं हो सकता। हमारा फाइनल आंसर है सर ऑप्शन ए, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होती है उसे ही हम लोग सर मांग की कीमत लोच कहते हैं। जब कीमत में उतार चढ़ाव के कारण मांग में भी उतार चढ़ाव होता है तो उसी स्थिति को मांग की कीमत लोच कहते हैं। सर प्रश्न 2 है हमारे सामने। देखिए ये है रहा प्रश्न 2। क्या कह रहा है कि मांग में संकुचन तब होता है। सर देखिए संकुचन की कंडीशन क्या होता है। मान लीजिए कि कीमत स्थिर रहती है। क्या रहती है सर? कीमत स्थिर। ये मान लीजिए पी है आपका प्राइस, और ये क्यू डिमांड कर रहे थे। क्या कर रहे थे सर? क्यू डिमांड। अब कंडीशन क्या आ गया है कि सर कीमत यहीं रहेगा, लेकिन मांग सर घट के यहाँ तक, मांग घट के यहाँ तक। तो देखिए सर पहले हमारा जो डिमांड था वो यहाँ से यहाँ तक हुआ करता था। अब क्या हुआ सर, ये कीमत तो स्थिर है लेकिन फिर भी ये घट गया। तो देखिए संकुचित हुआ कि नहीं। ये जो क्षेत्र था सर मांग का इतना बड़ा सा, वो आप संकुचित होकर के छोटा सा हो गया। इसका मतलब सर कि कीमत स्थिर रहने तथा मांग में कमी होने की स्थिति दर्शाता है कौन? संकुचन। कौन दर्शाता है सर? संकुचन। तो देखिए कीमत बढ़ती है और मांग बढ़ती है। नहीं सर ये गलत है। कीमत बढ़ती और मांग भी बढ़ती है। नहीं सर ये भी गलत बात है। कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। सर क्या हो जाएगा यहाँ? सर यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है सर। ये क्या हो जाएगा? घटती है। बोलिए कि सर कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। यही आपके सामने है सर। कीमत स्थिर है लेकिन मांग फिर भी घट रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सर, कहता आर्थिक समस्या के बिना कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि आर्थिक समस्या के बिना कोई अर्थव्यवस्था है ही नहीं। सर ये तो परफेक्ट बात है कि जब तक आर्थिक समस्या ही नहीं होगा तो सर अर्थशास्त्र का उदय कहाँ से होगा। तो याद रखना कि आर्थिक समस्या के बिना अर्थशास्त्र का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यानी ये लाइन जो सर लिखा हुआ है मेरा, ये सत्य लाइन है। ये पूरे का पूरे क्या है? सत्य लाइन। तो ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा सर करेक्ट आंसर, सत्य हो जाएगा। आगे देखिए सर क्या बोल रहा है। प्रश्न 4 कहता एकाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या कितनी है। सर गौर करने वाली बात है। सबसे पहले तो आप लोग हमें आंसर दीजिए कि एकाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या पूछा है। क्या पूछा है सर? कि एकाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या कितनी है। फटाक से बताइए कि कितने बच्चों के मन में एक आंसर घूम रहा है। जितने बच्चों के मन में एक आंसर घूम रहा है वो सर बाएं हाथ से अपने अपने गाल में एक तमाचा मार लें। क्या कर लें सर? एक तमाचा मार लें। क्योंकि सर एकाधिकार बाजार में अगर विक्रेता पूछता, यानी सर विक्रेता पूछता, क्या पूछता? विक्रेता यानी बेचने वाला सर, तब बोलते एक। क्योंकि सर ये होता है एकाधिकार बाजार में एक का अधिकार, तो वो होता है सर विक्रेता। लेकिन सर खरीदने वाला तो अनेकों होता है ना। क्रेता मतलब सर खरीदने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला। तो सर खरीदने वाला अनेकों होगा, तो सर क्या बोला है? 2 होगा। नहीं होगा, असंख्य। हाँ सर यही हो जाएगा कि सर क्रेताओं की संख्या क्या होती है? बोलिए जल्दी सड़क से, असंख्य होती है। आगे सर देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न 5 में। तो सर यह किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि इसे पढ़ना है कि ये बात किसका है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो पहले भी बताए थे सर कि ऐसे याद करना है इसको कि धन संबंधी परिभाषा किसने दिया है। क्या कोई बता सकते हैं सर धन संबंधी परिभाषा किसने दिया है? ये परिभाषा आपको एडम स्मिथ ने दिया है। धन संबंधी परिभाषा सर किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। अगला सर बात करेंगे कि मार्शल ने सर क्या दिया। तो धन संबंधी परिभाषा ही पूछा था, मेरा आंसर ही हो गया ऑप्शन सी। अब सर थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि मार्शल ने क्या दिया था। सर इसके कथन में था कल्याण संबंधी परिभाषा। क्या था सर? कल्याण संबंधी परिभाषा। और सर ये मिसेस रॉबिन्सन का तो बात ही जुदा है। इसने तो अनेकों बात बता दिए कि जी ये जो है सर अर्थशास्त्र वो सीमित साधनों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है सर? सीमित साधनों का। दूसरा बोला सर ये वास्तविक विज्ञान है। क्या है? वास्तविक विज्ञान है सर। तीसरा इसी ने बोला सर
कि ये चयन का विज्ञान है। ये क्या है? चयन का विज्ञान। तो सर हमें फाइनल आंसर चाहिए कि धन संबंधी परिभाषा किसका था, तो वो सर एडम स्मिथ का था। तो आंसर सी हमारा करेक्ट है। सर एक ऑप्शन नीचे छिपा हुआ है डी, वो क्या कह रहा है? जेके मेहता। कौन कौन से बच्चे जान रहे हैं सर जेके मेहता के बारे में सुने हैं, ज़रा बताइएगा। देखिए इसने भी सर एक कथन कहा था कि जीवन का वास्तविक सुख, जीवन का वास्तविक सुख जो है सर इच्छा का त्याग करके, क्या करके? इच्छा का त्याग करके। याद रखिएगा सर, इसका क्या कहना था? सारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। इसका क्या कहना है सर जेके मेहता का? इसका कहना है कि अगर तुम्हें जीवन में सुख चाहिए, क्या चाहिए सर? सुख चाहिए, तो अपने जीवन से जुड़ी सारी कल्पनाओं को, इच्छाओं को दबाना होगा सर, उसका त्याग करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे सर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो सर पहला देखिए कहता है साधनों का आवंटन। सर यह है ही कि साधनों का बंटवारा तो होता ही है सर। दूसरा साधनों का कुशलतम प्रयोग। सर ये भी परफेक्ट है कि जैसे मन तो वैसे इस्तेमाल तो करेंगे नहीं। तीसरा सर आर्थिक विकास। सर ये तो नेसेसरी है। तो ये तीनों के तीनों निहित हैं सर। हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो है बीसी, यानी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा सर? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है कि मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? यानी सर अगर मेरा मांग कम है, यानी बाजार का सर, कि बाजार में अगर मांग घट रही है किसी वस्तु की, तो उनकी सर कौन कौन सी कारण हो सकती है, उसे सर अटैक करना बहुत ज़रूरी है। जिनमें से सर देखिए कुछ कारण यहाँ दिए हुए हैं। पहला कारण है सर ऑप्शन ये, आय में कमी। सही बात है सर, कि अगर मान लीजिए हम अभी कोई भी ले लीजिए कि अगर वो 50,000 कमा रहा है सर, और 50,000 की जगह पर एकाएक उसका आय घट करके 10,000 हो जाए, तो क्या जितना सुख वो 50,000 में कर पा रहा था 10,000 में मैनेज कर पाएगा सर? नहीं। तो यानी सर आय में कमी होने से भी मांग घटती है, मांग में कमी आती है। तीसरा क्रेताओं की संख्या में कमी। हाँ सर इससे भी मांग में कमी आएगा। मान लीजिए कि अगर 300 क्रेता मिल करके 500 सामान खरीदता है, और अगर यही क्रेता को घटा करके सर 100 कर देंगे, तो क्या लगता है 100 सामान खरीदा जाएगा सर? यानी ये सर आपका 100 से 150 के बीच में रह जाएगा। तो देखिए पहले ज़्यादा क्रेता था, खरीदने वाला 300 था तो 500, अब खरीदने वाला घट गया तो सर वस्तु की मांग भी घट गई। बोलो घटा कि नहीं? तो यानी सर क्रेताओं की संख्या में भी कमी से मांग में कमी आती है। तीसरा सर उपभोक्ता की रुचि में कमी। हाँ सर इससे भी मांग में कमी आता है कि मान लीजिए अगर हमें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, अगर हमें सर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो क्या हम उसके चक्कर में अपना पैसा बर्बाद करेंगे सर? नहीं बर्बाद करेंगे। इससे बेटर है कि उसे खरीदेंगे ही नहीं, उसे इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। यानी उपरोक्त सभी विचारों से जो है सर मांग में कमी आती है। क्या आती है? कमी। अगला सवाल देखिए आपके सामने है कि सर बाजार मूल्य पाया जाता है, फटाक से बोलिएगा आंसर, कि बाजार मूल्य पाया जाता है। सर आज भी क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं इसके बारे में कि बाजार मूल्य आपका सर अल्पकाल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है सर? अल्पकाल में। आगे देखते हैं सर अगला सवाल हमारे सामने जो है, वैसे निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? सर आप लोग सब जानते हैं कि स्थिर लागत क्या होता है और परिवर्तनशील लागत क्या होता है। कि सर जिन चीज़ों को हम पर डे बदल नहीं सकते हैं वो मेरा स्थिर लागत होता है, और जिसे सर हम बदल सकते हैं वो स्थिर लागत नहीं होती है सर। तो देखिए बीमे का प्रीमियम, सबसे पहले तो सर क्या बीमा रोज़ रोज़ कराने वाला चीज़ है? क्या आप रोज़ रोज़ करा सकते हैं? नहीं सर। तो बीमा मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा। यानी यह सर निम्नलिखित में से कौन स्थिर ये सर बीमा मेरा स्थिर है, और पूछा स्थिर नहीं है सर, उल्टा देखना है। दूसरा सर ब्याज। दूसरा क्या है सर? ब्याज। सर ब्याज भी निश्चित है कि कोई फिक्स राशि पर आपको फिक्स ब्याज ही मिलता, यानी ये भी नहीं होगा। तीसरा सर कच्चे माल की लागत। ये सर परफेक्ट आंसर है, ये आपका स्थिर लागत नहीं है, ये पर डे चाहिए। अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका डेटा तैयार करवाइए और पूछिए कि कितने सारी चीज़ों का कि रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल होगा, तो सर हमें पता चलेगा कि कुछ चीज़ें उनमें से ऐसी है जिसका सर हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं, लेकिन वस्तु तैयार करने के लिए हमें मंगाना होता है। इसलिए सर उन सामानों को कच्चे माल कहते हैं, और ये सर सदैव परिवर्तनशील होता है, ये बदलते रहता है, तो ये स्थिर नहीं है सर। फैक्ट्री का किराया, ये भी सर आपका स्थिर है। बाद बाकी अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सर सवाल 10 आपके सामने है। क्या कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो सर ध्यान देंगे कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं सर, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है सर व्यक्तिगत रूप से। किसके रूप से सर? व्यक्तिगत रूप से। और सर व्यक्तिगत रूप मतलब होता क्या है कि सर किसी खास आदमी का, नहीं किसी एक आदमी का जो भी चीज़ हो सर, अध्ययन हो, मिलाप हो, वगैरह वगैरह जो भी हो। तो चलिए देखते हैं सर कि पहला ऑप्शन है सर व्यक्तिगत परिवार। सर व्यक्तिगत लगा हुआ फाइनल व्यष्टि में जाएगा। दूसरा सर व्यक्तिगत फर्म, व्यष्टि में ही जाएगा। तीसरा सर व्यक्तिगत उद्योग, यानी सब में सर व्यक्तिगत शब्द लगा करके हमारे लिए चीज़ों को आसान कर दिया कि ये तीनों के तीनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो सर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी जितना ऑप्शन है सबके सब सही आंसर है सर। अगला देखिए सर
क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है सर। यानी सर आपको जानना है यूटिलिटी की क्या विशेषता होती है। फटाक से बोलिए यूटिलिटी की क्या विशेषता होती है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि सर उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है। सही बात है सर कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस हद तक उसमें संतुष्टि आपको प्रदान हुआ, ये बात सर आप ही कह सकते हैं। दूसरा सर उपयोगिता व्यक्ति पूरक होता है। सही बात है कि सर किसी भी व्यक्ति का ये इच्छाओं को फुलफिल करता है तो व्यक्ति पूरक तो है ही सर। तीसरा सर उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है सर। यानी सर जो भी यूटिलिटी होता है उसका विचार जो है सापेक्षिक तौर पर होता है। तो यानी ये भी आंसर मेरा सही होगा सर। तो ए बी सी सब सही है, इसलिए फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा सर डी, उपरोक्त सभी सही है। देखिए सर अगला जो सवाल है 12 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है सर पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। सर ध्यान देंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है सर फुल्ली कॉम्पिटेटिव मार्केट होता है या इसको सर परफेक्ट मार्केट भी बोल सकते हैं। उसमें कौन कौन सा चीज़ सर स्थिर रहता है। क्या रहता है स्थिर, कि सर AR स्थिर रहता है। हाँ सर ये तो रहता ही है। दूसरा सर MR स्थिर रहता है। सर ये भी स्थिर रहता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में सर आप मार्केट से हट करके कुछ नहीं कर सकते। आप मार्केट से हट करके कुछ नहीं कर सकते हैं और वहाँ सर अनेकों क्रेता और विक्रेता पर डे आता है और जाता है सर। तो कोई स्पेशल नियम वहाँ लागू नहीं होगा। वहाँ सर तुम्हारा स्थिर रहने का रीज़न यही दोनों है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सर, किसमें सर पूर्ण प्रतियोगिता में आपका AR बराबर यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू MR, सर ये कंडीशन होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। तो सर उपरोक्त AR एंड MR दोनों क्या है सर बराबर है, तो हमारा फाइनल आंसर C हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सर क्या कह रहा है ये, क्या सर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की पूर्ति, कि अगर सर कॉफ़ी का दाम बढ़ जाता है, कॉफ़ी का दाम क्या होता है सर बढ़ जाता है, तो उसकी पूर्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर हम लोग पहले से भी जानते हैं पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अगर सर कीमत बढ़ती है, सर प्राइस बढ़ती है, तो पूर्ति भी यानी सप्लाई भी बढ़ती है, और अगर सर प्राइस घटती है तो सप्लाई भी घटती है। यहाँ बोल रहा है सर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की पूर्ति में सर क्या होगी, चाय की पूर्ति में सर कमी होगी। क्यों कमी होगी, ध्यान दीजिए सर, क्योंकि कॉफ़ी का मूल्य ज़्यादा होने के कारण मैक्सिमम जो विक्रेता है सर, मैक्सिमम विक्रेता अब सर कॉफ़ी बेचना शुरू करेगा, क्योंकि सर पूर्ति का नियम ही कहता है कि जिस चीज़ का कीमत बढ़ता है उसकी पूर्ति भी बढ़ता है। तो सर हमारे सामने कॉफ़ी की कीमत बढ़ा हुआ है, कॉफ़ी की कीमत क्या है सर बढ़ा हुआ है, तो इसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी और चाय की पूर्ति जो है सर वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी सर, घट जाएगी। तो हमारा सर फाइनल आंसर हो जाएगा, बोलिए क्या, ऑप्शन बी यानी घटती है। क्या होती है सर, घटती है। अगला सवाल देखते हैं सर, सवाल आपके सामने ये रहा 14, क्या बोल रहा है सर, देखिए ये कहता है कि बजट के संघटक निम्नलिखित में से कौन है सर, यानी बजट से कौन संबंधित है। ऑप्शन ये बजट प्राप्तियाँ, यस सर ये तो संबंधित ही है। दूसरा कहता है सर बजट व्यय, कि आखिर जो खर्च उर्च किए हैं सर इंक्लूड तो उसी में होगा, तो दूसरा भी शामिल है सर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त दोनों, तो सही बात है सर, यही मेरा आंसर हो जाएगा कि ऊपर की दोनों बातें सही है। अगला सर कहता है कि श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है। सर ध्यान देंगे इस चीज़ को कि सर जब हम लोग 2 इकाई किसका सर, लेबर का इस्तेमाल करते हैं तो उत्पादन कितने का होता है सर, 22 का। कितने का होता है, 22 का। और 1 इकाई लगाने पर 10 होता है, यानी सर और लेबर का अगर आप 1 इकाई इस्तेमाल करते हैं तो सर कितना का उत्पादन होता है, 10 का। कितने का उत्पादन होता है, 10। तो सीमांत उत्पाद सर कोई स्पेशल फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पहले भी बोल दिए हैं। क्या बोल दिए हैं सर, पहले भी बोल दिए हैं कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल में जो परिवर्तन आता है उसे ही सर सीमांत कहते हैं। तो सर देखिए 1 के बाद 2 आया, यानी 1 अतिरिक्त इकाई का प्रयोग हो रहा है, इसकी वजह से सर कितने का यहाँ अंतर आया, तो सर यहाँ अंतर 12 का आया। तो यही 12 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा सर, सीमांत उत्पादन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए सर क्या बोल रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य होता है। सर एक समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका मूल्य उद्देश्य क्या होता है, तो सर ध्यान देंगे, क्या करेंगे सर, ध्यान देंगे कि आधिकारिक उत्पादन होता है। नहीं सर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर पूरे समाज के हितों को देखा जाता है। क्या देखा जाता है सर, पूरे समाज के हितों को। किसको, जल्दी बोलिए, समाज के हितों को देखा जाता है। तो सर आधिकारिक उत्पादन नहीं सर, आर्थिक स्वतंत्रता ये भी गलत बात है, मुनाफा कमाना ये भी गलत बात है। एक ऑप्शन किधर है, ये रहा एक ऑप्शन सर, अधिकतम लोक कल्याण। सही बात है सर कि सर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसमें सर, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण
को महत्व दिया जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सर क्या, डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल सर देखते हैं क्या कहता है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है, फटाक से बोलिए सर, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ पर या जब सीमांत उपयोगिता बराबर होता है मूल्य के, या सीमांत उपयोगिता छोटा होता है मूल्य के। नहीं सर, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि सर जितना कोई भी उपभोक्ता का जो नेचर होता है ना सर, वो क्या चाहता है कि जितना हम पैसा खर्च किए उतना सर उसके कंपेयर में ही हमें उनसे उपयोगिता मिलनी चाहिए, उनके कंपेयर में ही सर हमें उनसे उपयोगिता मिलनी चाहिए। ये गलत हो गया। दूसरा सर, सीमांत उपयोगिता अधिक मूल्य की होती है, तो नहीं सर, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी उसका टारगेट ही रहता है सर कि जितना हम प्राइस खर्च कर रहे हैं उसके कंपेयर में हमें सर मार्जिनल यूटिलिटी मिलना चाहिए, कि जितना हम पैसा खर्च किए सर उन प्राइस के अकॉर्डिंग हमें सीमांत उपयोगिता मिलनी चाहिए। तो वही सर आंसर हमारा हो जाएगा कि सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। क्या हो जाएगा सर, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। अब देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने है। सर सवाल ये है, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो, सर याद रखिएगा प्राइस में सर कितना उछाल मारा है, 60% की वृद्धि हो, परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो, यानी सर सप्लाई में इंक्रीज कितना हुआ, ओनली 5%। तो ऐसी वस्तु की पूर्ति सर क्या होगी, यानी सर पूर्ति का नेचर पूछ रहा है कि सर इसकी लोच क्या होगी, पूर्ति की लोच सर क्या होगी। तो चलिए हम लोग सर पहले भी जान चुके हैं कि पूर्ति की लोच बराबर फॉर्मूला परसेंटेज के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर, ये हो जाएगा सप्लाई, यानी पूर्ति का प्रतिशत परिवर्तन। क्या होगा सर, पूर्ति का प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत सर, प्राइस का प्रतिशत परिवर्तन। क्या हो जाएगा सर, प्राइस का प्रतिशत परिवर्तन। तो चलिए सर वैल्यू पुट करते हैं। सप्लाई कितना हुआ है सर, 5%। कितना हुआ है, 5 बटे सर कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है सर, 60। यानी सर पूर्ति में मात्र 5% का परिवर्तन आया था, लेकिन कीमत में सर 60% का परिवर्तन आया हुआ है। तो सर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो सर 1/12 मिलेगा। कितना मिलेगा सर, 1/12 मिलेगा। और इसको कटाने के बाद सर हमें लगभग 0.0 कुछ मिलेगा सर, 0.08 के आसपास मिलेगा। तो सर ये क्या है हमारा कि ES का जो वैल्यू निकला सर वो लेस देन 1 है, यानी सर ये 1 से छोटा है। और जब भी सर ES का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो सर उसे हम लोग कम लोचदार कहते हैं या बेलोचदार कहते हैं। तो सर अधिक लोचदार का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये गलत हो गया सर। लोचदार ये भी कोई सवाल नहीं है सर, बेलोचदार ये हमारा सही बात है, या कम लोचदार, तो कम लोचदार नहीं है ऑप्शन में, बेलोचदार है। सर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने है 19वां। क्या कह रहा है कि जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश, सर प्रवेश मतलब बाजार में आ सकता है, स्वतंत्र प्रवेश, तथा बहिर्गमन, बहिर्गमन मतलब सर वो बाजार से जा सकता है। ये हो जाएगा सर आ सकता है, और ये हो जाएगा सर जा सकता है। क्या हो जाएगा सर, ये जा सकता है। तो उसका नाम क्या, नहीं उस बाजार का नाम पूछा है। यानी सर ये तो आप लोग डायरेक्टली बता दीजिए कि ये कौन सी बाजार की अवस्था है जिसमें सर कोई भी क्रेता या विक्रेता स्वतंत्र रूप से नहीं किसी को पूछेगा, नहीं किसी से डिस्कशन करेगा, जब मन करेगा सर सीधा बाजार में एंट्री लेगा, और जब मन करेगा सर वो बाजार से निकल के चल देगा। तो ये स्थिति सर किस में आती है, बोलिए जल्दी। ये स्थिति सर आपकी पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार में होता है। किस में होता है सर, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। इसमें कोई किसी को रोक टोक करने वाला नहीं है, जो आ सकता है और जो यहाँ से निकल के जा सकता है। अगला सवाल सर है कि वे सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है उसका संबंध है। यानी सर ये पूछ रहा है उन सभी क्रियाओं के बारे में। किसके बारे में सर, उन सभी क्रियाओं के बारे में जो आय सृजित करती है। क्या करती है सर, आय। आय मतलब सर इनकम, कि कितना वो कमा रहा है। तो ये पर्पस से सर जो भी आदमी कार्य करेगा सर उसके द्वारा किया गया कार्य किस में इंक्लूड किया जाएगा, गैर आर्थिक क्रिया से या आर्थिक क्रिया से, या दोनों से। तो सर इसका जो फाइनल आंसर होगा वो बी होगा। वो क्या होगा सर, बी होगा। यानी जो भी कार्य सर, जो भी कार्य, क्या सर, जो भी कार्य आय से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है सर, आय से संबंधित होता है। तो वो कार्य क्या कहलाता है सर, वो कार्य आर्थिक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया। और सर गैर आर्थिक क्रिया, हेलो सर, गैर आर्थिक क्रिया क्या है, तो सर जो कार्य आय के लिए नहीं किए जाती है, क्या सर, आय के लिए नहीं की जाती है, उसे सर क्या कहते हैं, गैर आर्थिक क्रिया। और जो कार्य सर आय से संबंधित होता है या आय के लिए किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं सर, आर्थिक क्रिया। अब एक सवाल आप लोगों से है सर कि माँ जो घर में काम करती है, जो खाना बनाती है सर, वो कौन सी क्रिया में शामिल है। यानी माँ द्वारा किया गया कार्य गैर आर्थिक क्रिया से संबंधित है या आर्थिक क्रिया से
संबंधित है। तो चलिए मेरे लाडलो, ये 20 प्रश्न था जिसे कोशिश किया हो कि ज़्यादा डिटेल से डिटेल तौर तरीक़ों से समझाने का, लेकिन सर आज सवाल में ही उतना दम नहीं था, लेकिन फिर भी सारे के सारे प्रश्न सर इंपॉर्टेंट था। सारे के सारे प्रश्न क्या था सर? इंपॉर्टेंट था। तो ध्यान से इसको देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अभी ठंडा में आराम से अंदर इस वीडियो को रिपीटेशन करके भी आप देख सकते हैं, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए। लेकिन सर इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि माँ के द्वारा किया गया कार्य किस आर्थिक क्रिया से संबंधित है, गैर आर्थिक क्रिया से या आर्थिक क्रिया से। तो चलिए आप लोग मिजाज में रहिए, लेकिन परीक्षा का पीछा छोड़ना नहीं है सर। डेट भले अभी एक्सटेंड होने की उम्मीद है, डेट आगे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन बढ़ा नहीं है सर। जिस दिन बढ़ जाएगा एक अलग स्ट्रेटजी शुरू होगा, लेकिन सर अभी एग्ज़ाम का पीछा करते रहना है। और जिस शेड्यूल और जिस रिदम से आप पढ़ रहे हैं सर, वो रिदम तोड़िएगा नहीं, एक ही लय के साथ आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आप चाहिएगा सर हम खरगोश बन जाएंगे कि आज पढ़ना छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद एकाएक पढ़ के मैनेज कर लेंगे, तो सर आप रेस नहीं जीत पाइएगा। जो लगातार धीरे धीरे पढ़ते जा रहा है सर, वही रेस जीत पाएगा। यानी सर आप आराम से जिस लय से पढ़ रहे हैं वही लय बना के रखिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए, अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल से हमें फ़ायदा हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर कोई नए आए हुए हैं इस चैनल पर, तो सर सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला इसी तरह का जो धुआंधार वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आज तक आप तक पहुँचे। आज तक नहीं सर, सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।